एक ऐसी चोरी जो दिन दहाड़े हुई। ना तो कोई गोली चली ना शोर हुआ, लेकिन 85 मिलियन यूरोस की ज्वेलरी गायब हो गई। 3 रॉबर्स ने महिलाओं का ऐसा भेस लिया कि कर्मचारी तक उन्हें पहचान नहीं पाए। कैसे गटर से मिले 18 मिलियन यूरो के गहने? कैसे 2 बार हैरी विंस्टन शोरूम रॉबर्स के निशाने पर आ गया? कौन था वो आस्तीन का सांप जिसने शोरूम के 117 मिलियन यूरोस के गहने रॉबर्स तक पहुंचा दिए? चलिए जानते हैं इस अजीब व गरीब हैरत से भरी रॉबरी के बारे में। तारीख थी 4 दिसंबर 2008। शाम के करीब 5:30 का समय था। पेरिस की गलियों में हलचल थी। ऑफिसेज में एम्प्लॉय घर जाने के इंतजार में थे और पेरिस की सबसे पॉश गली एवेन्यू माउंटेन पर दुनिया का सबसे मशहूर और सुरक्षित ज्वेलरी शोरूम हैरी विंस्टन बंद होने की तैयारी में था। बाहर कड़ाके की ठंड थी और अपकमिंग क्रिसमस फेस्टिवल की तैयारियों में शहर डूबा हुआ था। लेकिन तभी हैरी विंस्टन शोरूम के हाईटेक सिक्योरिटी गेट पर एक कार आकर रुकी, जिसमें से फैशनेबल ग्लैमर और अमीरी की चमक बिखेरती हुई 3 महिलाएं बाहर निकली। लंबे स्कर्ट, स्टाइलिश कोट, सर पर कलरफुल विग और चेहरे पर मेकअप, जिन्हें देख शोरूम के गार्ड ने भी तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। और यहीं से शुरू हुई पेरिस की सबसे बड़ी चोरी में से एक की शुरुआत। जैसे ही महिलाओं ने शोरूम के अंदर कदम रखे, एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया और महिलाओं ने बिना देरी किए T5 मैग्नम रिवॉल्वर और हैंड ग्रेनेड निकाल लिए। उनकी चाल बदल गई और आवाज़ भारी हो गई, क्योंकि ये शॉपिंग करने वाली महिलाएं नहीं थीं, बल्कि शोरूम पर डाका डालने वाले वो लुटेरे थे जो पेरिस को कभी ना भूलने वाली हाइस्ट का तोहफा देने आए थे। वो शोरूम में इतने बेबाक और सतर्क होकर घूम रहे थे जैसे उन्हें पहले से सब पता है। रॉबर्स ने एक एक कर पूरे स्टाफ को उनका नाम ले लेकर होस्टेज बना लिया और सीक्रेट लॉकर तक पहुंच गए, जिनके बारे में सिर्फ मैनेजर ही जानता था। महज 20 मिनट के अंदर रॉबर्स ने 85 मिलियन यूरो यानी 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हीरे और जेवरात गायब कर दिए और बेखौफ होकर शोरूम से बाहर निकल गए। और सबसे ज़्यादा हैरानी तो इस बात की थी कि ये रॉबरी पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार हुई थी। सेम पैटर्न, सेम लोकेशन एंड सेम स्ट्रैटेजी। इस चोरी से ठीक 14 महीने पहले 32 मिलियन यूरोस की चोरी हुई थी और आज 85 मिलियन यूरो हवा हो चुके थे। यानी हैरी विंस्टन को 117 मिलियन यूरोस का चूना लग चुका था। इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी ज्वेलरी हाइस्ट का खिताब दिया गया, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी के दौरान ना तो कोई गोली चली और ना ही कोई शोर हुआ। बहुत ही खामोशी से रॉबर्स इतनी बड़ी हाइस्ट को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए। और ये सेंध भी उस शोरूम में लगी थी जिसे पेरिस में प्रेस्टीज और पावर का सिंबल माना जाता था, जहाँ के जेवन बॉलीवुड हॉलीवुड हस्तियों से लेकर करोड़पति तक पहनना पसंद करते थे। हैरी विंस्टन की चमक दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ खींच लाती थी और कई कस्टमर्स तो सिर्फ शोरूम की लग्जूरियस बनावट और चमक धमक को ही देखने जाते थे, क्योंकि ये शोरूम कम और म्यूजियम ज़्यादा लगता था। 8DICO आर्किटेक्चर, मार्बल और सोने की चमक बिखेरते डिज़ाइन और नक्काशी, सीढ़ियों पर खास किस्म की रॉड आयरन रेलिंग और हीरो से जड़े सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ ग्लास, जो हैरी विंस्टन शोरूम की सुरक्षा और सुंदरता में 4 चांद लगाते थे। इस शोरूम में मिलियन ऑफ डॉलर्स के डायमंड रखे थे, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी टाइट थी। हर कोने पर CCTV कैमरे की निगरानी थी, फिंगरप्रिंट लॉक्स थे और मोशन सेंसर का इंतजाम किया गया था। इतना ही नहीं, कई गार्ड्स ऑन ड्यूटी हाथ में हथियार लिए तैनात रहते थे। यानी ये सिर्फ एक शोरूम नहीं था, बल्कि एक अभेद किला बन चुका था, जिसे भेदना मुमकिन नहीं था। इसलिए जब 4 दिसंबर को 85 मिलियन यूरोस की थेफ्ट न्यूज़ पेरिस की गलियों में पहुंची, पूरा माहौल थमसा गया, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी टाइट सुरक्षा के बाद भी इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई। खबर मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई और कर्मचारियों से लेकर उस वक्त मौजूद कस्टमर्स और गार्ड से भी पूछताछ की गई। एक गार्ड अब भी शोरूम के दरवाजे के पास खड़ा था, जिसने नौसेना की वर्दी पहनी हुई थी। डर और घबराहट से चेहरा पीला पड़ रहा था, हाथ पैर हल्के से कांप रहे थे। और इस गार्ड का नाम था मौलूद खैतर, जो पिछले 10 साल से हैरी विंस्टन में गार्ड की नौकरी कर रहा था और हर कैमरे, हर अलार्म, हर मूवमेंट यानी शोरूम की बारीक से बारीक जानकारी के बारे में अच्छे से जानता था। पुलिस जब मौलूद से सवाल जवाब करती है तो वो पूरी घटना का खुलासा डिटेल में करता है और लुटेरों के हुलिये से लेकर लूट तक की पूरी बात बता देता है। उसके जवाबों में ना लड़खड़ाहट होती है और ना ही शक की गुंजाइश, इसलिए पुलिस को उस पर रत्ती बराबर शक नहीं हुआ और पुलिस सवाल जवाब करके वहाँ से चली गई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मौलूद ही वो आस्तीन का सांप है जिसने हैरी विंस्टन को मिलियन यूरोस की आर्थिक चोट पहुँचाई है।
जी हाँ, मौलूद ने ही रॉबर्स की मदद की थी। उन्हें शोरूम के बारे में हर एक जानकारी दी थी। तभी महज 20 मिनट में बिना किसी शोर शराबे के इतनी आसानी से ये रॉबरी हो पाई। मौलूद ने उन लोगों से ही 117 मिलियन यूरोस चोरी कर लिए थे जिन्होंने उसे सुरक्षा के लिए हर महीने मोटी रकम दी थी और 10 साल से उस पर भरोसा जताए हुए थे, जिसे कुछ चंद रुपयों की रिश्वत के लिए मौलूद ने चकनाचूर कर दिया था। जिसकी शुरुआत हुई थी ठीक 3 साल पहले, जब मौलूद पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी किया करता था। लेकिन इतनी ईमानदारी के बाद भी उसकी हैसियत सिर्फ एक सुरक्षाकर्मी की थी। ना तो कस्टमर उसकी इज्जत करते थे और ना ही शोरूम में उसकी कोई खास अहमियत थी। सालों से काम करने के बावजूद उसकी आर्थिक हालत कुछ खास नहीं थी। मौलूद अपनी फैमिली के साथ पेरिस के उत्तर में बसे सीन सेंट डेनिस में रहता था। कंक्रीट ब्लॉक्स, चित्रों से सजी दीवारें, टूटी पुरानी लिफ्ट, 2 छोटे कमरे, जहां मौलूद अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ तंगाली में जिंदगी गुजार रहा था। महीने के आखिर में बिल्स का ढेर लग जाता था, जिन्हें चुकाने में मौलूद की सैलरी कम पड़ती थी, इसलिए घर में अक्सर तनाव का माहौल बना रहता था। घर का किराया भी हर बार लेट हो जाता था और पैसों की किचकिच से अब परिवार तंग आ चुका था, जिससे बाहर निकलने का रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। हर रोज मौलूद अपनी एक यूनिफॉर्म पॉलीथीन बैग में डालकर काम में लिए रेलवे स्टेशन निकलता और 40 मिनट तक ट्रेन में धक्के खाने के बाद एवेन्यू मोंटा तक पहुंचता और फिर दिन भर हैरी विंस्टन में जॉब करने के बाद शाम को घर लौट जाता। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। 2007 की एक शाम मौलूद थका हारा काम खत्म करके कैफे में जाता है और कोने की सीट पर बैठकर कॉफी पीने लगता है। कुछ मिनट बाद एक शख्स मौलूद के पास आता है और बिना कुछ कहे उसकी सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। थोड़ी देर दोनों के बीच कोई बात नहीं होती, पर फिर ये अनजान शख्स खामोशी को तोड़ते हुए अपना नाम बताता है, दवादी यावी, जिसे शहर में हर कोई अच्छे से जानता था, क्योंकि दवादी एक जाना माना अपराधी था जो चोरी करने में भी माहिर था। दवादी मौलूद से पूछता है, क्या तुम अब भी उस ज्वेलरी की शॉप पर काम करते हो? इस पर मौलूद सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। ये देख दवादी उससे दूसरा सवाल करता है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? मौलूद जवाब देता है, टाइट है। इस पर दवादी कहता है, लेकिन ज़्यादा परफेक्ट नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती है। दवादी आगे पूछता है, क्या तुमने कभी सचमुच पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा? क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे बच्चे अच्छी ज़िंदगी जिए? ये सुन मौलूद खामोशी और बेबस आंखों से उसे देखने लगता है और उसे अपनी 8 साल की बेटी और 5 साल के बेटे का ख्याल आ जाता है, जो ज़मीन पर एक ही गद्दे पर सोते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए महीनों का इंतज़ार करते हैं। मौलूद अब दवादी से साफ लफ्ज़ों में पूछता है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इस पर दवादी कहता है, इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन। इतना कहकर वो मौलूद को एक बंद लिफाफा यानी एनवेलप देता है और मेरे बारे में सोचना, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जब मौलूद लिफाफे को उठाकर देखता है तो वो उसे काफ़ी भारी महसूस होता है, यानी उसके अंदर काफ़ी मोटी रकम थी। ये देख मौलूद के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जो इस बात का इशारा थी कि अब एक खौफनाक साजिश की शुरुआत होने वाली है। इसके बाद मौलूद लिफाफा लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और फिर अगले 4 महीनों तक मौलूद और दवादी का मिलना जुलना जारी रहता है। वो इन 4 महीनों में लगभग 3 बार से ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन हमेशा लोकेशन अलग होती है। कभी एक पार्क की बेंच पर मीटिंग होती है तो कभी मेट्रो के पास खड़ी कार में। एक बार तो दोनों सुपरमार्केट के बाहर भी मिले ताकि किसी को उन पर शक ना हो, इसीलिए उन्होंने अलग अलग लोकेशन पर मीटिंग रखी। हर मीटिंग में मौलूद ने हैरी विंस्टन की जानकारी को दवादी के साथ शेयर किया। दवादी सवाल करता और मौलूद बिना एतराज़ किए हर सवाल का जवाब देता, जैसे रात में कितने गार्ड होते हैं, कैमरे किस दिशा में लगे हैं, कौन से अलार्म सबसे पहले बजते हैं, डिलीवरी का स्केड्यूल क्या है, शिफ्ट में बदलाव कब और कैसे होता है और आखिर में तिजोरी तक कैसे पहुंचा जा सकता है। सवाल जवाब का ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है। हर मीटिंग में हैरी विंस्टन की सुरक्षा कमजोर करने की मजबूत प्लानिंग होती है, लेकिन दवादी ये बात कभी खुलकर नहीं बताता कि वो कब इस लूट को अंजाम देगा। हालांकि कई बार मौलूद जानने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार दवादी उसकी बात को इग्नोर कर देता है। दवादी उसे मिशन पर फोकस रखने की सलाह देता है, क्योंकि वही एक ऐसा शख्स था जो हैरी विंस्टन की सुरक्षा में सेंध लगाकर रॉबर्ट्स को अंदर आने में मदद कर सकता था। इस तरह कई महीनों तक फुल प्रूफ प्लानिंग की जाती है और फिर आती है 6 अक्टूबर 2007 की तारीख। सैटरडे मॉर्निंग एवेन्यू मॉन्टन हल्की सूरज की किरणों से जगमगा रहा था। हवाओं में ठंडक और खुशबू घुली थी। सड़कों पर लोगों की चहलकदमी थी। महंगी महंगी कार सर पर दौड़ रही थी। हैरी विंस्टन में भी कर्मचारी आना शुरू हो गए थे और करीब सुबह के 9:25 पर एक सफ़ेद रंग की वैन हैरी विंस्टन के सामने आकर रुकती है, जिसमें से 4 शख्स बाहर निकलते हैं जो एक जैसी यूनिफॉर्म पहने थे। उनके हाथ में टूल बॉक्स थे और कैमरे में चारों के हर कदम कैद हो रहे थे। उनका पहनावा ऐसा था कि कैमरे में भी उनकी पहचान मेंटेनेंस वर्कर्स के तौर पर हो रही थी। इन्हीं में से एक हैरी विंस्टन के पास जाकर सर्विस बजर बजाता है। इस वक्त मौलूद स्टाफ रूम में अपनी यूनिफॉर्म पहन रहा था। जैसे ही उसके कानों में बजर की आवाज़ पहुंचती है, कुछ पल को उसके हाथ शर्ट के बटन लगाते लगाते रुक जाते हैं, क्योंकि वो जानता था कि ये बजर खतरे की वो घंटी है जो हैरी विंस्टन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली है। लेकिन फिर भी वो घबराता नहीं, बल्कि धीरे धीरे दरवाजे की तरफ पढ़कर मॉनिटर चेक करता है और जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये उसी के साथी हैं, तो वो हिचकिचाते हुए अनलॉक बटन प्रेस कर देता है। जैसे ही हल्की क्लिक के साथ दरवाज़ा खुलता है, चारों शख्स अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर अपनी यूनिफॉर्म बदलते हैं।
चेहरे पर मास्क लगाते हैं और हाथ में हथियार लेकर पल भर में हैरी विंस्टन के स्टाफ को होस्टेज बना लेते हैं। 2 सेल्स पर्सन को धक्का देकर फर्श पर गिरा देते हैं। ये सब देख एक बुजुर्ग महिला कस्टमर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और उसका शोर सुनकर एक रॉबर तुरंत उसके पास जाता है और कंधे पर मजबूती से हाथ रखकर उसे खामोश होने का इशारा करता है और भारी आवाज में कहता है, बिल्कुल खामोश रहो। रॉबर्स की आवाज़ और आंखों में सख्ती देखकर बुजुर्ग महिला बिना कोई विरोध किए चुप हो जाती है और कुछ ही मिनट में चारों रॉबर्स पूरे शोरूम को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं और सब लोगों को एक जगह जमा कर अपने खजाने की तरफ बेखौफ होकर बढ़ने लगते हैं। 3 रॉबर्स लूट करते हैं जबकि एक सब लोगों पर निगरानी बनाए रखता है। रॉबर्स उन बॉक्सेस को हाथ नहीं लगाते जो सामने रखे होते हैं, बल्कि ये उन खुफिया तिजोरियों में डाका डालते हैं जिनके बारे में सिर्फ सीनियर अफसर ही जानते थे। एक शीशे के पीछे एक छोटा सा तहखाना होता है जहां हैरी विंस्टन के महंगे और बड़े हीरो के डब्बे रखे थे। ये वो ज्वेलरी थी जिन्हें कस्टमर्स तक के सामने पेश नहीं किया गया था। इनकी कीमत पूरे शोरूम में सबसे ज़्यादा थी और इन्हीं पर रॉबर्स बुरी नज़र डालते हैं और मैनेजर से ज़बरदस्ती इस तिजोरी को खुलवाकर उसमें रखे जितने भी बेशकीमती जेवर और हीरे थे उन सबको काले रंग के बैग्स में भर लेते हैं। इतने में मौलूद भी वहां पहुंच जाता है और एक रॉबर मौलूद की आंखों में आंखें डालकर कुछ बातें करता है और फिर मौलूद पर हमला कर देता है ताकि किसी को शक ना हो कि मौलूद की मदद से ही ये लोग अंदर आए थे और इस पूरी रॉबरी में मौलूद का भी हाथ छुपा हुआ है। मौलूद ने रॉबर्स के सामने सरेंडर कर दिया था और उनकी हर मार चुपचाप सह रहा था ताकि स्टाफ को दिखा सके कि उसने शोरूम के लिए कितना बलिदान दिया है और रॉबर्स के जुल्मों का निशाना वही बना है। मार खाते खाते मौलूद बेहोश हो गया या बेहोश होने का नाटक किया और जब थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर देखी तो रॉबर्स वहां से फरार हो चुके थे। महज 15 मिनट के समय में 3 तिजोरियां खाली हो गई थीं जिनमें करीब 360 ज्वेलरी आइटम रखे हुए थे जबकि 120 घड़ियां थीं और इस पूरे सामान का अमाउंट था लगभग 32 मिलियन यूरोज़। इतनी बड़ी चोरी में ना तो अलार्म बजा और ना ही किसी सामान पर चोरों के फिंगरप्रिंट्स आए और तो और फोर्स्ड एंट्री भी नहीं हुई थी। स्टाफ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी परफेक्ट चोरी हुई कैसे चोर शांति से शोरूम के अंदर घुस गए। इस चोरी ने पूरे हैरी विंस्टन की सुरक्षा को तहस नहस कर दिया। जब पुलिस के कानों तक इस चोरी की खबर पहुंची तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया क्योंकि हैरी विंस्टन सिर्फ एक ज्वेलरी शोरूम नहीं था बल्कि शान शौकत की एक मिसाल था जिसका नाम दुनिया के कोने कोने में गूंजता था। इसलिए पुलिस ने इस चोरी को सीरियसली लिया और जांच में जुट गई। इस रॉबरी के करीब 1 हफ्ते बाद भी पुलिस रॉबर्स का पता लगाने में नाकामयाब साबित हो रही थी। इस केस की जांच में जुटे इंस्पेक्टर ल्यूक गार्नियर सबूत इकट्ठा करने में दिनों रात मेहनत कर रहे थे। 18 घंटे तक पुलिस स्टेशन में इस केस पर काम कर रहे थे। सबूत के तौर पर उनके पास गवाहों के बयान, शोरूम लेआउट, धुंधली सुरक्षा फुटेज थी जो रॉबर्स तक पहुंचाने में कामयाब नहीं थी। आज भी सभी एविडेंस को देखने और रॉबरी को एग्जामिन करने के बाद ल्यूक यही कहते हैं कि ये अंदरूनी मामला है, यानी अंदर का कोई शख्स इस रॉबरी में मिला हुआ था क्योंकि जिस सावधानी और सटीकता से ये रॉबरी हुई थी वो इनसाइड जॉब की तरफ इशारा कर रही थी। इसलिए ल्यूक सभी स्टाफ मेंबर और घटना के दौरान शोरूम में मौजूद हर शख्स का डबल इंटरव्यू लेते हैं और 15 एम्प्लॉयज़ के बैकग्राउंड की भी बारीकी से जांच की जाती है। लेकिन किसी की भी प्रोफाइल ऐसी नहीं थी जिससे पुलिस को उस पर शक हो। ना तो उनका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही आर्थिक स्थिति चरमरा रही थी जिससे ये साबित हो सके कि उन्होंने आर्थिक तंगी से बाहर निकलने के लिए इस चोरी में साथ दिया हो। भले ही किसी एम्प्लॉयज़ के खिलाफ कोई शक या सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी ल्यूक बार बार यही कह रहे थे कि ये चोरी अंदरूनी मदद के बिना नहीं हुई है क्योंकि रॉबर्स अच्छे से जानते थे कि तिजोरियां कहाँ छुपी हुई हैं। उन्हें कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट तक के बारे में पता था। इतना ही नहीं, उन्हें टाइमिंग की भी जानकारी थी कि कब हमला करना सही रहेगा और ये सब बिना अंदरूनी मदद के लिए नामुमकिन था। इसलिए अब दोबारा एम्प्लॉयज़ की जानकारी को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है और एक नाम लाल मार्कर से मार्क कर दिया जाता है जो किसी और का नहीं बल्कि मौलूद का था। जी हाँ, वही मौलूद जो 10 साल से सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी पर तैनात था। रॉबर्स ने उसके साथ मारपीट की थी और गाल पर भी चोट का निशान साफ दिख रहा था। हालांकि उसका रिकॉर्ड एकदम साफ था, लेकिन पुलिस का शक मौलूद पर ही जाता है। इसीलिए ल्यूक मौलूद के बैंक रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड सब कुछ चेक करने का ऑर्डर देते हैं। 2 हफ्ते बाद जब रिपोर्ट आती है तो मौलूद का किरदार जरा भी दागदार नजर नहीं आता क्योंकि रिपोर्ट से साफ पता चल रहा था कि मौलूद सुबह अपने घर से शोरूम आता है, दिन भर काम करता है और फिर शाम को अपने घर लौट जाता है। ना तो वो किसी दोस्त के साथ फालतू टाइम बिताता है और ना ही उसकी कोई अनयूजुअल एक्टिविटी है। इस तरह ल्यूक की आखिरी उम्मीद भी मौलूद के साफ किरदार के साथ खत्म हो जाती है और ल्यूक के सुपरवाइजर उन्हें बुलाकर कहते हैं कि अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि हमें और भी केसेस सॉल्व करने हैं। वैसे भी इस केस में जांच आगे नहीं बढ़ रही, इसलिए इसे ठंडे बस्ते में डाल देना ही बेहतर है। सुपरवाइजर के सामने ल्यूक भी कुछ नहीं कह पाते और हैरी विंस्टन की रॉबरी फाइल क्लोज कर दी जाती है। लेकिन ल्यूक के सर से मौलूद का ख्याल नहीं उतरता। वो रात को घर जाकर भी उसकी तस्वीरें देखते हैं और उसका कनेक्शन इस रॉबरी से जोड़ने की कोशिश करते हैं।
लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऊपर से इस केस को क्लोज करने का ऑर्डर मिल चुका था। हालांकि ल्यूक अपने स्तर पर इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि जल्द ही उनका ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया गया। और वक्त बढ़ने के साथ इस चोरी की खबर धीरे धीरे धुंधली होती गई और हैरी विंस्टन आर्थिक चोट खाने के बाद रिकवर होने लगा। लेकिन इस चोरी ने शोरूम को अलर्ट कर दिया था, इसलिए हैरी विंस्टन में नए कैमरे, नए अलार्म, एडवांस्ड सेफ्टी इक्विपमेंट, नए सेफगार्ड, नए प्रोटोकॉल लागू किए गए। लेकिन स्टाफ अब भी पुराना वाला ही था, क्योंकि अगर सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता तो ये अंदरूनी कमजोरी स्वीकार करने का एक तरीका माना जाता और हैरी विंस्टन नहीं चाहता था कि उसके स्टाफ पर एक आंच की आए या अंदरूनी सुरक्षा पर सवाल खड़े हों। इसलिए पुराने स्टाफ के साथ नई सुरक्षा व्यवस्था को लागू कर दिया गया। और यही हैरी विंस्टन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसने अपनी आस्तीन में मौलूद नाम का सांप पाल रखा है, जो सुरक्षा गार्ड बनकर उनकी सुरक्षा को सेंध लगा रहा है। इस बात से अनजान हैरी विंस्टन फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आता है। हीरों की चमक से फिर से शोरूम जगमगाने लगता है, कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती है और हर एक्टिविटी पर मौलूद की पैनी नजर होती है। जबकि इस शोरूम से कुछ दूरी पर एक अपार्टमेंट में फिर से इसे लूटने की साजिश रची जा रही थी और ये साजिश करता कोई और नहीं बल्कि दो आदि था, जिसे डूडू भी कहा जाता था। पहली बार चोरी इतनी सफल रही कि पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाई। बस यही बात उसके कॉन्फिडेंट को ओवर कॉन्फिडेंट में बदल देती है। इसलिए अब फिर से दो आदि हैरी विंस्टन को लूटने की प्लानिंग कर रहा था। 2008 के आखिर में पहली डकैती के करीब 14 महीने बाद रॉबरी केस आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया था। अधिकारियों का तबादला हो चुका था, मीडिया से ये केस गायब हो गया था। लेकिन चोरी का अंदरूनी मास्टरमाइंड मौलूद अब भी हैरी विंस्टन के गेट पर सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात खड़ा था। वो शोरूम के नए कैमरों की जांच में लगा था ताकि उनके रोटेशन सिस्टम एंड टाइमिंग के बारे में पता चल सके। नई सुरक्षा व्यवस्था में कौन सी कमियां और खूबियां हैं, ये जानकारी मिल सके। सीसीटीवी कैमरे अपने लिमिट पॉइंट निर्धारित बिंदु से आधा डिग्री झुके हुए थे। एक डिलीवरी एंट्री गेट जो ठीक 12 सेकंड के लिए बिना सुरक्षा के था। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों पर मौलूद नज़र बनाए रखता है, लेकिन वो इन्हें किसी डायरी में नोट नहीं करता बल्कि अपने दिमाग में फिट करता जाता है। जबकि दूसरी तरफ दो आदि फुल प्रूफ प्लानिंग बनाने में जुटा रहता है और दोनों फिर से एक मीटिंग करते हैं, जिसमें दो आदि पूछता है कि आप अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं। इस पर मौलूद हाँ में जवाब देता है और दो आदि के हर सवाल का सटीकता से जवाब देता जाता है। मौलूद को पहली रॉबरी से भी काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉफिट मिला था, इसलिए अब दोबारा भी वो अपनी नौकरी के साथ दगा करने के लिए राजी था। दो आदि प्लान बनाता है कि इस बार ना वो छुप कर जाएंगे और ना ही रात के अंधेरे को अपना हथियार बनाएंगे, बल्कि इस बार रॉबरी दिन के उजाले में डंके की चोट पर होगी और रॉबर्स अपनी पहचान छुपाकर महिलाओं के वेश में इस रॉबरी को अंजाम देंगे, जिससे किसी को भी उनकी असली पहचान के बारे में पता नहीं चल सकेगा और कैमरे उन चेहरों को कैद करेंगे जो असल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसी सोच के साथ प्लान आगे बढ़ता है और फिर आता है 4 दिसंबर 2008। घड़ी में शाम के करीब 5:30 बज रहे थे। हल्की सूरज की रोशनी में पेरिस क्रिसमस की तैयारियों से जगमगा रहा था। दुकानों में रंग बिरंगी लाइट जल रही थी, सड़कों पर महिलाएं, बच्चे, पुरुष शॉपिंग कर रहे थे और आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी, जो हवा में ठंडक और माहौल में शांति घोलने का काम कर रही थी। बाहर माहौल जितना हलचल भरा था, हैरी विंस्टन के अंदर उतनी ही शांति बसी थी। कस्टमर्स जांच पड़ताल करके डायमंड ज्वेलरी खरीद रहे थे। मैनेजर और स्टाफ अपने अपने काम पर लगे थे। लेकिन घड़ी की सुई जैसे ही 5:32 का इशारा करती है, 3 महिलाएं शोरूम की मेन गेट पर दस्तक देती हैं। तीनों ने रेशमी और लंबे सुनहरी बालों वाले विग पहने हुए थे। शरीर पर स्कर्ट और एक बड़ा कोट था। पैरों में हाई हील्स और फिशनेट स्टॉकिंग्स थी। साथ ही आंखों पर बड़े बड़े सनग्लासेस थे और रेशमी स्कार्फ भी कैरी किया था, जिसे उन्होंने ग्रेनी स्टाइल की तरह अपनी ठुड़ी के नीचे बांधा हुआ था। चेहरे पर मेकअप था और हाथों में पर्स लटका हुआ था। लुक इतना औसम था कि जो भी उन्हें देखता, रिच वुमन की छवि उसके दिमाग में उभर आती। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि इस फैशन के पीछे कितना बड़ा राज छुपा हुआ है। पिंक पर्स कैरी करने वाली एक महिला बजर बजाती है और बजर की आवाज़ सुन मौलूद मॉनिटर में देखता है, जहां उसे 3 महिलाएं नजर आती हैं। लेकिन इस बार मौलूद को फंसने का डर सता रहा था, क्योंकि हर बार किस्मत साथ दे ऐसा मुमकिन नहीं है। इसीलिए मौलूद का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, क्योंकि भले ही वो उनके चेहरे नहीं पहचानता था, लेकिन खड़े होने का अंदाज, घड़ी देखने का तरीका, सब कुछ मर्दाना था, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ये उसके ही साथी हैं। मौलूद घबराते हुए अनलॉक बटन प्रेस करता है और तीनों महिलाएं शोरूम के अंदर दाखिल हो जाती हैं।
उनके चेहरे पर मुस्कान थी, चाल में लचक थी और महंगा परफ्यूम उनकी अमीरी की खुशबू बिखेर रहा था। इसीलिए स्टाफ को उन पर ज़रा शक नहीं हुआ, बल्कि उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। तीनों महिलाएं भी कुछ देर तक नॉर्मल रहीं। ज्वेलरी देखने के बहाने इधर उधर घूमती रहीं। कभी किसी अंगूठी का साइज चेक करती तो कभी शोकेस से किसी हार को निहारती। वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे वो सच में खरीदारी करने आई हो। वो अलग अलग ज्वेलरी का प्राइस पूछ रही थी, जैसा कि आमतौर पर ग्राहक पूछताछ करते हैं। इसीलिए स्टाफ को सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन अगर कोई पुलिस अफसर या जानकार उनकी हरकत देखता तो ज़रूर उन पर शक कर बैठता। जैसे तीनों महिलाएं आईं तो एक साथ थीं, लेकिन अंदर आने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में घूम रही थीं। कौन क्या कर रहा है, क्या खरीद रहा है, किसी को कोई मतलब ही नहीं था और ना ही एक दूसरे की एडवाइस ले रही थी। उनकी नज़र गहनों से ज़्यादा सिक्योरिटी कैमरों पर थी और वो एम्प्लॉयज़ की पोजीशन को चेक कर रही थी ताकि होस्टेज बनाना और हालात को काबू पाने में मुश्किल ना आए। सब जांच पड़ताल करने के बाद महिलाओं ने धीरे से पर्स में हाथ डाला और अपनी बंदूकें बाहर निकाल लीं, जो 9 मिलीमीटर की थीं, जिन्हें डिज़ाइनर बैग में बड़ी चालाकी से छुपा कर रखा गया था। तीनों महिलाएं एक साथ इन्हें बाहर निकालती हैं और कर्मचारियों पर तान देती हैं, जिससे पल भर में शांत माहौल चीख पुकार और दहशत से भर जाता है। एक एम्प्लॉय अलार्म बजाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। आगे का मंजर और भी रूह कपाने वाला था। एक महिला ने अपने कोट के अंदर से एक असली ग्रेनेड निकाल लिया, जिसे देख सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि ये ग्रेनेड एक ही बार में सबकी जान ले सकता था। तभी मास्टरमाइंड ने सख्त आवाज़ में कहा, सब लोग खामोश रहो, जैसा हम कहते हैं सिर्फ ऐसा ही करो। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ गहने चाहिए, किसी की जान नहीं। लेकिन अगर ज़रा भी चालाकी दिखाई तो ग्रेनेड 1 मिनट में सब कुछ खत्म कर देगा। इन शब्दों को सुनने के बाद शोरूम में सन्नाटा पसर गया और पूरा कंट्रोल अब रॉबर्स के हाथ में था, जिन्होंने ना तो कोई हड़बड़ाहट दिखाई और ना ही जल्दबाजी, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि उन्हें क्या लेना है और कहाँ से लेना है। इसीलिए उन्होंने बहुत सटीकता से चोरी करना शुरू किया, जबकि स्टाफ खामोशी से अपने शोरूम को लूटते हुए देखता रहा। महिलाओं ने सस्ती और आर्टिफिशियल ज्वेलरी को छुआ तक नहीं, बल्कि सीक्रेट लॉकर्स पर डाका डाला, क्योंकि वहीं पर महंगे ज्वेलरी आइटम रखे जाते थे और इनके बारे में सिर्फ सीनियर स्टाफ को ही पता था। इस रॉबरी के बीच एक महिला ने मौलूद की तरफ देखा और उसे आंखों ही आंखों में शुक्रिया कह दिया, लेकिन मौलूद इस वक्त बहुत डरा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने अपने इस डर को जाहिर नहीं होने दिया और खामोशी से खड़ा रहा। लुटेरी औरतों के भेष में छुपे चोरों को उन हीरों की तलाश थी जिनकी कीमत दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। कई नेकलेस तो ऐसे थे जिन्हें अमीर ग्राहकों ने बनवाया था और अब तक उनकी डिलीवरी भी नहीं हुई थी। इन्हें भी चोरों ने अपने बैग में रख लिया। इस तरह उन्होंने फर्स्ट कॉपी ज्वेलरी आइटम, अनडिलीवर्ड आइटम और महंगे महंगे हीरे के गहने चुरा लिए, जिनकी संख्या 297 थी, जिनमें गहने या गहनों के टुकड़े शामिल थे, जबकि 104 महंगी घड़ियां भी अब उनके पास ही थी। एक एक आइटम की कीमत लाखों में थी, जो आम आदमी की लाइफ टाइम सेविंग के बराबर थी। इनमें एक अंगूठी 2 मिलियन यूरो की थी, जबकि एक हार 5 मिलियन यूरो का। हर एम्प्लॉय इस चोरी को देख सन था। बाद में एक एम्प्लॉय ने पुलिस को बताया कि वो मंजर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जिस ज्वेलरी को मैंने अपने हाथों से सजाया था, वही अब चोरों की इनकम का जरिया बन गई थी। 5:48 तक उनकी चोरी खत्म हो गई और इन्हीं 15 से 20 मिनट में उन्होंने 85 मिलियन यूरोस की चोरी कर ली। और फिर ये महिलाएं ऐसे दरवाजे से बाहर निकली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जाने से पहले उन्होंने स्टाफ को आदेश दिया कि हमारे जाने के बाद 10 मिनट तक कोई पुलिस को खबर नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उन्हें भागने का समय चाहिए था। इसीलिए उन्होंने स्टाफ को धमकाया और शोरूम का दरवाजा खुलकर बाहर निकल गई और एवेन्यू माउंटेन की भीड़ में अचानक ओझल हो गई। लेकिन शोरूम के अंदर अब भी डर बरकरार था। स्टाफ को लग रहा था कि अगर उन्होंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो वो महिलाएं फिर वापस ना आ जाएं। यानी औरतों के भेष में छुपे रॉबर्स भले ही जा चुके थे, लेकिन उनका डर अब भी 15 स्टाफ मेंबर के दिल में बैठा हुआ था। कुछ समय पहले तक जहां हैरी विंस्टन हीरो की रोशनी में चमक रहा था, अब वहां उदासी, सन्नाटा, दहशत और लूट के निशान मौजूद थे। शोरूम में इतना सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी और रॉबर्स के कहे मुताबिक 10 मिनट तक किसी ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया। लेकिन जब 10 मिनट गुजर गए और ये कंफर्म हो गया कि अब वो वापस नहीं आएंगे, तो फिर एक कर्मचारी ने कांपते हाथों से पुलिस को कॉल किया और पूरी घटना के बारे में बता दिया। फिर से हैरी विंस्टन में चोरी की खबर सुनकर पुलिस के भी कान खड़े हो गए और पुलिस एक टीम बनाकर तुरंत हैरी विंस्टन पहुंच गई। हर पुलिस वाले के हाथ में गन थी, मानो उन्हें शूट आउट का खतरा महसूस हो रहा हो। लेकिन जब वो अंदर घुसे तो उन्हें अंदर कोई खतरा नहीं दिखा। सिर्फ 15 कर्मचारी मुंह लटकाए डरे हुए दिखाई दिए, जिन्होंने पुलिस को उन तीनों महिलाओं के बारे में बताया, जिसे सुन पुलिस भी बहुत हैरान हुई, क्योंकि ये शायद पहली बार था जब इतनी प्रोफेशनल एंड रिच वुमेन्स ने इस तरह दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया हो। कर्मचारियों ने अपना शक जाहिर करते हुए पुलिस को ये भी बताया कि उनके हाव भाव लड़कियों जैसे नहीं थे, बल्कि वो आदमियों की तरह बिहेव कर रही थीं, मानो असली डकैत महिलाओं के भेष में आए हों। पूरी जानकारी लेने के बाद पुलिस शोरूम की तलाश शुरू करती है और महसूस करती है कि चोरी बहुत प्रोफेशनल अंदाज में की गई है। चोरों ने सिर्फ वही माल उठाया है जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा थी। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की ताकि कोई गलती ना हो सके।
पुलिस ने तुरंत फोरेंसिक टीम को बुलाया और सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। फुटेज में पुलिस को महिलाओं के चेहरे साफ दिखाई दिए, लेकिन ये कह पाना मुश्किल था कि ये चेहरे रियल हैं या फेक, क्योंकि रॉबर्स ने विग और मेकअप के जरिए अपने लुक को पूरा चेंज कर लिया था। इसलिए रियल रॉबर्स की पहचान करना काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा था। पुलिस को क्राइम सीन ना तो कोई फिंगरप्रिंट मिले और ना ही कोई ऐसा सबूत जो उन्हें रॉबर्स तक ले जाए, क्योंकि रॉबर्स ने ग्लव्स पहने हुए थे, इसलिए फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले। लेकिन हाँ, एक पिंक कलर का पर्स पुलिस के हाथ ज़रूर लगा जो रॉबर्स में से एक का था। पुलिस ने इसे पेरिस फॉरेंसिक लैब में भेज दिया और मार्च 2009 में इस पर रिसर्च शुरू हुई। जब रिसर्चर ने बैग की जांच की तो पता चला कि ये काफ़ी महंगा पर्स है, जिसकी कीमत लगभग 3000 यूरो है। लेकिन ये डैमेज है। इसके हैंडल, डोरी इस तरह टूटे हुए हैं जैसे किसी ने उसे ज़ोर से खींचा हो, और जिप के पास कुछ खून के निशान भी थे, जबकि पर्स के अंदर एक लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट मिरर, एक मुड़ा हुआ टिश्यू और भी कई सारा सामान था, जिसे देखने पर लग रहा था कि ये रॉबरी से जस्ट पहले ही खरीदा गया है। और इस बात की पुष्टि की पर्स के अंदर रखे बिल ने, जो ये दिखा रहा था कि ये सामान पूर्व में बसे उपनगर मॉन्ट्रियल की एक शॉप से खरीदा गया था। इस केस को सुलझाने के लिए अहम सबूत बना जिप पर लगा ब्लड। चेक करने पर पता चला कि ये एक मेल का ब्लड है जो O पॉजिटिव है। सबसे अजीब बात ये थी कि ये ब्लड ताज़ा था और 24 घंटे से भी कम पुराना लग रहा था। डॉक्टर ने रिसर्च करके रिपोर्ट पर लिखा कि इस ब्लड में गंदगी की संभावना है, इसलिए जांच के लिए इस ब्लड को आगे भेज दिया गया ताकि कंफर्मेशन हो सके। लेकिन पुलिस दूसरी रिपोर्ट आने तक का इंतजार नहीं करती, क्योंकि पहले भी डकैती के बाद रॉबर्स खुलेआम घूमते रहे थे और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई थी। लेकिन अब पुलिस बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतती और 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए जाते हैं। और जून 2009 को सुबह करीब 6 बजे पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई सेंट टेनिस की तरफ दौड़ पड़ती हैं और सुबह के सन्नाटे में सायरन की आवाज़ खुल जाती है। करीब 20 पुलिस की गाड़ियां तीसरे अपार्टमेंट ब्लॉक को घेर लेती हैं। रेडियो पर आवाज़ गूंजती है, सभी यूनिट अपनी अपनी पोजीशन में है। हेड अफसर का आदेश मिलते ही पुलिस की एक टुकड़ी एक खास अपार्टमेंट की तरफ भागती है और ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाती है, जहां बेडरूम में सोया हुआ था 2 आदि, जिसे पुलिस इसी हालत में उठाकर बाहर ले आती है और उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो एक बेकरी के बाहर खड़ा हुआ था। पेरिस की अलग अलग लोकेशन से 4 और लोगों को अरेस्ट किया जाता है और ये सब वो थे जिन पर पुलिस को शक था कि हो सकता है हैरी विंस्टन की रॉबरी में इनका हाथ हो। इसलिए 1 घंटे के अंदर 6 लोगों को शक के आधार पर उठा लिया जाता है और फिर पुलिस मौलूद के दरवाजे पर भी दस्तक देती है। जी हाँ, वही मौलूद जो हैरी विंस्टन में 10 साल से नौकरी कर रहा था। दरअसल रॉबर्स के पिंक कलर के पर्स पर जो ब्लड मिला था वो मौलूद का था और ये DNA से कन्फर्म किया गया था। इसलिए पुलिस सच जान हथाती थी कि क्या सच में मौलूद इस रॉबरी में इन्वॉल्व था या नहीं। यही जानने के लिए पुलिस की एक टीम उसके घर पहुंच जाती है और मौलूद अपने परिवार के साथ खामोशी से पुलिस के सामने खड़ा रहता है। पुलिस मौलूद को उसके आरोप गिनवाती है, जिनमें डकैती, साजिश और चोरी में मदद करना शामिल था। ये सब सुनकर मौलूद भी पुलिस के आरोपों को झुठला नहीं पाता और सर झुकाकर कबूल कर लेता है कि ये सभी आरोप जो उस पर लगाए गए हैं वो सब सही हैं। इसलिए पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी पहनाती है और अपने साथ ले जाने लगती है। जाने से पहले मौलूद बेबस आंखों से अपने परिवार को देखता है, क्योंकि जिस परिवार के लिए उसने ये सब किया, आज वो उसी परिवार से दूर हो रहा था। भले ही उसने अपने परिवार को खुश रखने के लिए ये कदम उठाया हो, पर रास्ता गलत था। पुलिस जब मौलूद को कार में बैठा रही होती है, तब उसकी वाइफ ज़ोर ज़ोर से चीखकर कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मौलूद अपनी वाइफ की तरफ एक बार भी नहीं देखता, क्योंकि वो जानता था कि वो बेकसूर नहीं बल्कि कसूरवार है। मौलूद के चेहरे पर ना पुलिस का डर था और ना कानून का खौफ, मानो वो पहले से जानता था कि एक ना एक दिन पुलिस उसे पकड़ ही लेगी, और वो ख्यालात सच बन गया। पुलिस मौलूद को गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है और फिर उससे सवाल जवाब पूछने का सिलसिला शुरू होता है। कमरे में सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर, एक रेडियो डिवाइस, 2 कुर्सियां और बिना हथकड़ी के मौलूद सामने बैठा होता है। पुलिस ऑफिसर मौलूद के सामने कई सारे सबूत पेश करते हैं, जैसे रॉबरी के बाद मिला पिंक पर्स जिस पर ब्लड के निशान थे, फ़ोन रिकॉर्ड, दोनों डकैतियों के बाद बैंक में जमा हुआ बड़ा अमाउंट। ये सब देख और सुनने के बाद मौलूद खामोश बैठा रहता है, क्योंकि उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ना लफ्ज़ थे ना सबूत। कुछ देर तक मौलूद पुलिस ऑफिसर के सामने खामोश बैठा रहता है, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछता है, आप क्या जानना चाहते हैं? इस पर पुलिस ऑफिसर उसे रॉबरी से रिलेटेड कई सारे सवाल जवाब करते हैं और मौलूद उन्हें बताता है उस पूरी योजना का मास्टरमाइंड द्वादी था, जिसने योजना बनाने से लेकर जानकारी जुटाने तक सब कुछ अपनी निगरानी में करवाया, और कई मीटिंग्स के जरिए उसने मौलूद से हैरी विंस्टन की अंदरूनी जानकारी भी जान ली। वहीं अपने साथियों के साथ हैरी विंस्टन में भी घुसा था, लेकिन रॉबरी में मौलूद ने कुछ नहीं चुराया। मौलूद बार बार यही कहता है कि जो भी सामान चुराया है उसके पीछे द्वादी का हाथ है। उसने फूटी कौड़ी तक नहीं उठाई थी, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा। सिर्फ उसकी गलती इतनी थी कि उसने द्वादी को अंदरूनी जानकारी दी।
हालांकि अब तक मौलूद का वकील भी आ गया था जो मौलूद को शांत रहने को कहता है, पर मौलूद खामोश नहीं होता, बल्कि वो पुलिस को दुआ के ठिकाने के बारे में भी बता देता है। साथ ही ये भी जानकारी देता है कि महिलाओं का भेष उन्होंने कहाँ से बदला, हथियार कहाँ से खरीदे गए। सारे राज मौलूद पुलिस के सामने उगल देता है। रॉबरी के 6 महीने बाद ही पुलिस ने 8 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार कर लिया था और पूरा सच अब सामने आ गया था। लेकिन एक सवाल अब भी जस का तस था कि आखिर लूट का सामान कहाँ है। पुलिस ने अब करीब 25 से 32 सस्पेक्ट्स को पकड़ लिया था, लेकिन खजाना अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। सारा सामान दुआदी के पास था। वो बताने को तैयार नहीं था कि उसने सामान कहाँ छुपाया है। वो बातों को घुमाता रहा, लेकिन पुलिस भी हार मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने करीब 4 बार दुआदी के घर पर छापामारी की। इस वक्त भी दुआदी पुलिस के कब्जे में ही था और पुलिस उसके घर पर तलाश कर सामान बरामद करने की कोशिश में लगी थी, पर 4 बार पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन दुआदी की गिरफ्तारी के करीब 2 साल बाद जब पुलिस ने 5वीं बार दुआदी के घर पर छापा मारा और बारीकी से घर की तलाश की, तो पुलिस को कुछ अजीब नजर आया। दरअसल दुआदी के घर के बाहरी हिस्से में जो ट्रेन यानी कटर था, उसके पास सीमेंट लगाया गया था। लेकिन क्यों? क्या पैसा नीचे छुपाने की कोशिश की गई थी? जब इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने उस सीमेंट को हटाना शुरू किया और नीचे खुदाई की, तब धीरे धीरे पुलिस ट्रेन पाइप तक पहुंच गई, जहां से जहरीली गैसेस और बेतहाशा बदबू आ रही थी, जिसे पास खड़ा होना भी नामुमकिन हो गया था। लेकिन उम्मीद उन्हें वहीं खड़े रहने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि शायद यहीं पर कामयाबी छुपी हुई है। पुलिस फुल प्रोटेक्शन यूनिफॉर्म पहनकर जमीन की गहराई में उतरी और सेंट एनिस में चल रहे इस ऑपरेशन ने आगे जाकर इस जगह को और ज़्यादा सुर्खियों में ला दिया। टीम को नीचे एक पाइप के अंदर एक बैग रखा दिखाई दिया। जब बैग खोलकर देखा गया तो अंदर का नज़ारा देख पुलिस की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि पुलिस के सामने 19 अंगूठियां रखी थीं, जो बेशकीमती हीरो और कीमती पत्थरों से जड़ी हुई थीं और सुंदरता की चमक में रोशन हो रही थी। इसके अलावा पुलिस को 3 जोड़ी बालियां भी मिली, जो काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही थी। हर आइटम को प्लास्टिक के कवर में अच्छे से पैक करके रखा गया था। उस वक्त एक अंगूठी की कीमत करीब $8 मिलियन थी, यानी 50 से 60 करोड़। इसलिए इस रिकवरी को दुनिया की सबसे अजीब सीवर रिकवरी का नाम भी दिया गया। सामान को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि ये सामान हैरी विंस्टन का ही है, लेकिन कंफर्मेशन ज़रूरी था। इसलिए पुलिस ने सारा सामान बाहर निकाला और फिर एक्सपर्ट की एक टीम को बुलाया, जिन्होंने हर एक सामान को बारीकी से जांचा और हैरी विंस्टन की उस लिस्ट से मैच किया जिसमें चोरी किए हुए सामान का लेखा जोखा लिखा हुआ था। सामान को लिस्ट से मैच करने के बाद खुलासा हुआ कि ये सामान हैरी विंस्टन का ही है, जिनकी कीमत करीब 18 से 25 मिलियन यूरो के बीच थी, जबकि दोनों रॉबरीज का टोटल अमाउंट 117 मिलियन यूरो था। लेकिन पुलिस के हाथ सिर्फ 18 से 25 मिलियन यूरो का सामान ही लगा, जो पूरी लूट का बहुत ही छोटा अमाउंट था। ऐसे में सवाल ये था कि आखिर बाकी गहने कहाँ गए। जब पुलिस ने रॉबर्ट्स और मौलूद से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की, तो किसी ने भी अपनी ज़बान नहीं खोली। इसलिए पुलिस के हाथ कभी भी बाकी गहने नहीं लग पाए, ना ही कभी उन्हें किसी ज्वेलरी शॉप पर बेचने की कोशिश की गई, क्योंकि पूरे पेरिस में इस रॉबरी की खबर फैल चुकी थी। पुलिस के पास सभी चोरी हुए गहनों की फ़ोटो थी, जो उन्होंने हैरी विंस्टन से हासिल की थी। पुलिस ने हर ज्वेलरी शॉप पर कह दिया था कि अगर कोई महंगे गहने बेचने आए तो तुरंत पुलिस को उसकी खबर दे दी जाए। ऐसे में अगर रॉबर्ट शुरुआत में गहने बेचने की कोशिश करते तो जल्द ही पुलिस की पकड़ में आ जाते। इसलिए रॉबर्ट्स ने कभी इन गहनों को नहीं बेचा। लेकिन हाँ, कुछ समय बाद पुलिस को अपने मुखबिर से खबर मिली थी कि इजराइल का कोई डीलर गहनों की डील फिक्स करने आ रहा है। इस खबर के बाद ही पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी थी और सभी सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह ये डील कभी पूरी नहीं हुई और ना ही पुलिस के हाथ बाकी गहने लगे, क्योंकि शायद दुआदी ने पूरी लूट को अलग अलग हिस्सों में छुपा कर रखा था और उसके अलावा कोई नहीं जानता था कि आखिर गहने कहाँ छुपा कर रखे गए हैं। इसलिए कई कोशिशों के बाद भी दुआदी ने इस सच का खुलासा नहीं किया और पुलिस ने सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर फरवरी 2015 में उन्हें कोर्ट के सामने पेश कर दिया और करीब 3 हफ्तों तक ये मुकदमा चला। इस बीच कई गवाहों के बयान कोर्ट के सामने पेश किए गए, सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। एक के बाद एक एक्सपर्ट्स ने इस डकैती की घटना को टेक्निकल डिटेल के साथ बताया। मौलूद के लॉयर ने कोर्ट को समझाने की कोशिश की कि मौलूद को रॉबर्ट्स ने मैनिपुलेट करके धोखे से अपने प्लान में शामिल किया था, उसे डराया धमकाया था। लेकिन विपक्ष का कहना था कि इस पूरी डकैती की मुख्य चाबी वही था। उसी की मदद से रॉबर्ट्स हैरी विंस्टन के अंदर घुसे। अंदरूनी जानकारी के आधार पर उन्होंने सीक्रेट ठिकानों से ज्वेलरी चुराई। अगर मौलूद उनकी मदद नहीं करता तो वो कभी इतनी बड़ी चोरी नहीं कर पाते, ना ही पहले और ना ही अब। ये मामला पेरिस में खूब तूल पकड़ रहा था। आलम यह था कि सुनवाई में कोर्ट खचाखच भर जाता था। रिपोर्टर्स, फैमिलीज, सब लोग अदालत की हियरिंग में पेश होते थे, जबकि जनता अंतिम फैसला आने का इंतज़ार कर रही थी। और ये दिन भी जल्दी आ जाता है। जज अंतिम फैसला सुनाते हुए दुआदी को 15 साल की सज़ा सुनाते हैं, उसके भाई को 10 साल की और बाकी को 9 से 12 साल की,
जबकि मौलूद को 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें से 3 साल की सज़ा रोक दी गई। उनकी चालबाजी और महिलाएं बनकर हैरी विंस्टन को लूटने का अंदाज आज भी सुर्खियों में बना हुआ है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।